हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में। हमारी जो आज की क्लास है रहने वाली है सामाजिक विज्ञान, यानी कि जिन लोगों ने सीटेट सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट किया है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी नज़रों में तो आते हैं लेकिन आपके आंसर गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोग कठिन से कठिन क्वेश्चन करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन कठिन ही आते हैं। 60 में से 20 से 30 क्वेश्चन अगर आपके हार्ड आ रहे हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन नॉर्मल भी बनते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप लोग पहले कभी ना कभी कर चुके हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अब नहीं है। तो हो सकता है कई सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएँ और हो सकता है कई सारे क्वेश्चन ना हो पाएँ। तो जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा और किया भी होगा। हो सकता है कि सभी लोगों का आंसर सही निकले और हो सकता है कि कुछ लोगों का आंसर गलत भी हो जाए। पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है अवंतिका, तीसरा ऑप्शन है द्वारवती और चौथा ऑप्शन है कांची। तो आपको बताना है इनमें से वह कौन-सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। ये जो शहर है ये कहाँ पर है? ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसको पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उन सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है? आप लोगों को मैप में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे लिखा येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है। जो आपका ये नेशनल पार्क है येलोस्टोन, ये कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, वन वर्ड के देखिए, बहुत ही छोटा-सा क्वेश्चन है लेकिन नंबर उतना ही देगा जितना एक बड़ा क्वेश्चन देता है। पहला ऑप्शन है यूएस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है मेक्सिको और चौथा ऑप्शन है पनामा। तो आंसर आप लोगों को करना है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पर है? ये है यूएस में। कहाँ है? यूएस में है। यूएस की राजधानी की अगर बात करें तो क्या है? वाशिंगटन डीसी। आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। लिखा है यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? असम है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? आंसर करते रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती। आसान क्वेश्चनों की आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करके जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम था नेफा नगर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा यानी कि भगवान अयप्पा को समर्पित शबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंदिर से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपको पता भी होने चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पे पूछा गया है कि भगवान अयप्पा को समर्पित शबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि शबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और जबकि चौथा ऑप्शन है केरल। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा और इसका जो आंसर है बहुत ही आसान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? केरल। किस लिए जानते हैं? तो जानते हैं साक्षरता में नंबर 1 होने के कारण। क्यों जानते हैं? क्योंकि केरल की जो साक्षरता है वो भारत में नंबर 1 की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? क्या वो काफ़ी खान है या फिर अबुल फजल हैं, अकबर हैं या फिर भीमसेन हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आना चाहिए। आईने अकबरी किसने लिखी है यानी कि इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। इसके इसमें किसके बारे में लिखा गया है? इसमें लिखा गया है अकबर के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है? अकबर के बारे में लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? कहने का मतलब है कि सुनील छेत्री जो हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? क्या फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या फिर वॉलीबॉल खेलते हैं? सभी लोग आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी लोग। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर कौन सा खेल खेलते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी फेमस खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल कौन कौन से हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वह है? क्या वह पारा है, शुक्र है, मंगल है, यूरेनस है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। इनमें से वह ग्रह कौन सा है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पारा है, शुक्र है, मंगल है या फिर यूरेनस है? क्वेश्चन नंबर 7, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा के नाम से आपने सुना होगा। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं? वही इसका सही आंसर है। तो हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। लगातार क्लास को शेयर करते रहिएगा। चैनल से नए जो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 8 है, खादर शब्द का अर्थ क्या है? आपने दो शब्द बहुत ही ज्यादा सुने होंगे, एक खादर और एक बांगर। यहाँ पे पूछा गया सिर्फ खादर के बारे में, बांगर के बारे में नहीं पूछा गया है। खादर और बांगर अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग नोट्स खरीद सकते हैं मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप से। वहाँ पर आपको दिए गए हैं बहुत ही कम कीमत में बहुत ही बेहतरीन नोट, बहुत ही अच्छे नोट्स एसएसटी के, जिनको पढ़ करके आप निश्चित रूप से अपना एग्जाम एक बार में क्रैक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? क्या वो नई जलोढ़ मिट्टी होगा, सूखी रेतीली मिट्टी होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर अर्धकाली मिट्टी? कई सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं और गलत आंसर करते हैं। खादर शब्द का अर्थ होता है नई जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछता कि बांगर शब्द का क्या अर्थ है तो वहां पे हो जाता पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, इनमें से वह ग्रह कौन सा है जो सूर्य के ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर हम बात करें कि सबसे कम समय कौन सा लेता है तो वह है बुध। कौन है? बुध। बुध ग्रह जो है वो सिर्फ 88 दिन में, यानी कि 88 डेज में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वह यहाँ पे हो जाएगा नंबर डी, हो जाएगा नेपच्यून। इसका जो हिंदी में नाम है वह है वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, नेपच्यून। जिन लोगों को नेपच्यून पता है ठीक, नहीं तो फिर आपने सुना होगा वरुण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी था वही बिल्कुल सही था। जो वरुण है उसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिएरा नवादा पर्वत स्थित है। सिएरा नवादा पर्वत कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। क्या वो अलास्का है या फिर कैलिफोर्निया है, टेक्सास है या फिर मैनीटोबा है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सिएरा नवादा पर्वत कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही है। आप लोग लिखते रहेगा, अंत में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, रमन शिखर में स्थित है। यानी रमन शिखर में स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर है ये? क्या यह अंडमान और निकोबार में है, अरब सागर में है, शिवालिक है या फिर जस्कर रेंज में है? रमन शिखर कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए सभी लोग। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी क्लास जरूर देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं अभी तक कहीं ना कहीं पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रमन शिखर स्थित है अरब सागर। कहाँ पर है? अरब सागर में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है? क्या वह तिब्बत है, आर्कटिक क्षेत्र है, साइबेरिया है या फिर माउंट एवरेस्ट है? आपने ये क्वेश्चन कई बार जीके की किताबों में भी पढ़ा होगा अब तक, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल गया होगा और आपके एग्जाम में बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में पहले। किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है? फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा तिब्बत। क्या होगा? तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
लिखा है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको संविधान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए सभी लोग, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में इनमें से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति सम्मान, जबकि तीसरा ऑप्शन है सरकार के प्रति सम्मान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को आंसर करना था कि एक नागरिक यानी हम सभी के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान है, वह हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? क्या विधान परिषद है, विधानसभा है, राज्यों की परिषद है या फिर प्रतिनिधि परिषद है? प्रतिनिधि परिषद या फिर राज्यों की परिषद, विधानसभा या फिर विधान परिषद, इनमें से किसको द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? विधान परिषद। तो ये चीज सभी को पता भी थी, अधिकतर लोगों को पता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है भारतीय संसद के लिए कोरम है। कोरम होता है एक न्यूनतम संख्या कि कितनी संख्या कम से कम होनी चाहिए जब हमारी संसद चल सकती है, उसको हम बोलते हैं कोरम। न्यूनतम संख्या यानी 100 में से अगर 10 लोग हैं, 40 लोग हैं, 60 लोग हैं तभी संसद चलेगी, अगर उससे कम है तो संसद नहीं चलेगी। इसको बोलते हैं कोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 40 सदस्य होने चाहिए, 60 होने चाहिए, कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होना चाहिए या फिर कुल सदस्य का 1/12वां हिस्सा होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। यानी ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद में सरकार विधेयक का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रूलिंग पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जबकि दूसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, जबकि तीसरा ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री ही विधेयक प्रस्तुत करता है, जबकि चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो संसद में सरकार विधेयक का अर्थ होता है कि संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकार विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है जिसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। आपको बताना है कि यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, इनमें से वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक अनुच्छेद प्राप्त होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सके। मान लीजिए कोई मैटर फंस गया ऐसा जिससे कि किसी को फांसी की सजा हुई और वो अपील करता है राष्ट्रपति के पास कि मेरी फांसी माफ कर दी जाए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके जज से बातचीत करता है। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है आपको यह बताना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, उसको इसकी शक्ति प्राप्त है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है? क्या वह हल्दिया में है, देहरादून में है, अंकलेश्वर में या फिर कैम्बे में है? फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थित है देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। इसका आंसर बी बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? महानदी, तुंगभद्रा, दामोदर या फिर ताप्ती या फिर तापी? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। काकरा पार अगर सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो यह स्थित है तापी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऐसा कौन सा राज्य है इन 4 में से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और केरल में जो चाय का प्रमुख उत्पादक है?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आंसर अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह है असम। क्या है? असम जो है वह चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है और आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन ये बनता है। सीटेट के अलावा भी कई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? क्या वो लूनी है, नर्मदा है, कृष्णा या फिर व्यास है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। वो कौन सी नदी है? लूनी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 23 यानी कि 23 नंबर का। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कई सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? डेडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर मुकुर्थी? तो इसका जो सही आंसर है सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह पर्वत कौन सा है? वह पर्वत शिखर कौन सा जो पूर्वी घाट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? क्या नरेंद्र मोदी हैं, नावेद हैं, रामनाथ कोविंद या फिर मलिष्का हैं? तो ये क्वेश्चन अभी आपका नया नया ट्रेंडिंग में आया था और एक बार बन चुका है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? सभी को पता होगा कि मन की बात कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है और ये इस समय हमारे भारत के क्या है? प्रधानमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में राष्ट्रीय पार्क हो गया, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, मेला हो गए, नृत्य हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ये क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी या फिर पूर्वी? अगर हम बात करें गौड़िया नृत्य की तो भारत के पूर्वी भाग में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं आपको पता होगा, ये जो राज्य हैं ये हैं पूर्वी। इधर से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से लेकर के असम है, मणिपुर है आपका, और जितने भी इधर हैं राज्य ये सभी के सभी क्या है? त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें सब में क्या होता है? इनमें सब में ये नृत्य होता है। कौन सा? गौड़िया नृत्य। तो आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले सभी लोग इसका रिप्लाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा और नेशनल पार्क से संबंधित अगर आपको क्लास चाहिए तो बताइएगा, एक क्लास हम लोग कर लेंगे नेशनल पार्क से संबंधित अपनी अलग से। तो आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।